Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. आज के इस लेक्चर में हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें यूजुअली जो है ना नॉर्मली हम ग्रुप 13 और 14 यानी ये 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की बात करेंगे और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना नेक्स्ट डे यानी कल मैं इंशाल्लाह जीओसी के लेक्चर्स भी रिज्यूम करूँगा और केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स भी। ठीक है, सो हियर वी गो विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ना हमने वहाँ पे बोला था कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना डेफिनेशन को, वहाँ पे हमने बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इनटू द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट सेज दैट कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। एक सेकेंड। Okay, the last electron enters into outermost p orbital. उसके बाद as you know that the number of p orbitals are 3 and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbital 6. Consequently there are 6 groups of p block elements in the periodic table numbering from 13 to 18. आपको पता ही होगा कि p block elements जो है ना हमारे पास 6 ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, 13 14 15 16 17 18। अब ये 6 ग्रुप्स कहाँ से आ गए? अगर हम पी सबशेल की बात करते हैं ना, पी सबशेल, एज यू नो दैट कि पी सबशेल की जो है ना एल की वैल्यू, एल स्टैंड्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इन ए गिवन सबशेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर होता है? 12 + 1। 12 + 1 जो है ना इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबशेल। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1। 2 × 1 = 2 + 1 दैट इक्वल्स 3। यानी हम कह सकते हैं कि इन ए पी सबशेल देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। अब वो 3 ऑर्बिटल कौन से हैं? इसमें होता है पी एक्स, पी वाई, तो पी जी, लेकिन वो याद नहीं रखना है। फिलहाल आप याद रखो ये कि पी सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। और याद रखना मेरी बात, आपको मैंने आपको ये बोला कि और हुंड्स रूल भी कह रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। लेकिन अब 3 ऑर्बिटल हमारे पास है, तो 3 में कितने आएंगे? 3 × 2 दैट इक्वल 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद ये कह रहा है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम आर द हेड ग्रुप्स, मतलब दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स। उसके बाद देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी देयर मतलब वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, दैट इज NS2 NP1 to 6। इसको आपने याद रखना है अच्छे से, NS2 NP1 to 6। इनमें जो एस सबशेल होते हैं ना दैट इज़ ऑल, मतलब वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, लेकिन पी सबशेल दैट्स पार्शियली फिल्ड। हाँ, नोबल गैस में कम्प्लीटली फिल होते हैं, लेकिन ग्रुप 13 से बात करते हैं ना, इट इज़ NP1 to NP6, NP1 to NP6। तो अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, उनमें क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट वाज NS2। ठीक है, यहाँ पे है NS2 NP1 to 6। ये 1 to 6 का मतलब क्या है? 1 to 6 का मतलब ये है कि ग्रुप 13 में जो है ना इट विल बी NP1, ग्रुप 14 में इट विल बी NP2, ग्रुप 15 में इट विल बी NP3, ग्रुप उसके बाद क्या आएगा? ग्रुप 16 में इट विल बी NP4, उसके बाद ग्रुप 15 में, सॉरी, उसके बाद ग्रुप 17 में इट विल बी NP5, और उसके बाद जो ग्रुप 18 होगा इट विल बी NP6। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह अलग अलग ब्लॉक्स में देख लेंगे ग्रुप, मतलब वहाँ पे क्या ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है ना इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है, सो इसकी कन्फिग्रेशन है सपोज 1s2। तो इसके बगैर जितने भी हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना उनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है NS2 NP1 to 6। उसके बाद the inner core of the electronic configuration may however differ. The difference in inner core of the elements greatly influences their physical properties as well as chemical properties. Consequently, a lot of variation in the properties of elements इन ए ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑब्जर्व्ड। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक होता है इनर कोर और एक हमने यहाँ पे बोली मतलब रिगार्डिंग व्हाट दियर वैलेंस शेल, यानी आउटर कोर और इनर कोर। जो ही हम नीचे जाते हैं, जो ही हम सपोज अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूँ, सपोज बोरॉन फैमिली की बात करूँ,
वहाँ पे हमारे पास आ रहा है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखो वहाँ पे क्या रहा है कि इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि इसी डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना इनमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होती है। बस ये आपने याद रखना है। अब आप बोलोगे कि इनर कोर में किस तरह से वेरिएशन आ रही है। अगर सपोज अभी जो है ना हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, इट्स NS2 NP1। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना इंडिविजुअल मेंबर्स में क्या होता है, a close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminum have the noble gas core, यानी इन noble gas core का मतलब they have got for only NS2 and NP, इनमें D सबशेल या F सबशेल इन्वॉल्व यानी फिल नहीं हो रहे। ठीक है, किस केस में, बोरॉन और एल्यूमिनियम की केस में they have got NS2 NP कोर। ठीक है, उसके बाद गैलियम एंड इंडियम हैव द नोबल गैस प्लस 10D इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हम बात करते हैं ना गैलियम और इंडियम की, इनमें जो है एक तो नोबल गैस कोर है NS2 NP, ठीक NP1, लेकिन उसके अलावा जो है इनमें जो है डी सबशेल भी फिल होती है, यानी इनमें भी डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। लेकिन बोरॉन में जो डी सबशेल है ही नहीं, एल्यूमिनियम में डी सबशेल है लेकिन उसमें क्या है, एम्प्टी है, यानी इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। गैलियम एंड इंडियम में क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन थैलियम की जब हम बात करते हैं, इसमें नोबल गैस कोर भी है, 10D इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन इनमें इसके अलावा 14F इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसी को हम कहते हैं व्हाट, देयर इज़ व्हाट, डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इनमें जो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रही है। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है कि या हम कह सकते हैं कि दीज मतलब दिस डिफरेंस इन द इनर कोर इट विल अफेक्ट इट अफेक्ट्स देयर बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, the maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valence electrons, that is the sum of the s and the p electrons। as you know that कि यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट शेल जो है ना दैट इज NS एंड NP। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैलेंस शेल जो होती है ना इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल। सपोज यहाँ पे जो है इट इज़ NS एंड NP, s ब्लॉक एलिमेंट्स दैट वाज NS वाज द आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अब सिंपल सी यहाँ पे बात रखो, एलिमेंटल स्टेट मतलब जब भी कोई एलिमेंट होगा किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, उस पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज वेदर इट्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं वहाँ पे दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन सिर्फ एलिमेंट की बात करूँगा, इंशाल्लाह मैं रेडॉक्स रिएक्शन भी स्टार्ट करूँगा ना आगे इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको डिटेल में बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो इट इज़ द चार्ज ऑन एन एटम इन द, सपोज अगर मैं एलिमेंटल स्टेट है फ्री स्टेट की बात करूँगा, सपोज बोरॉन जो है, एल्यूमिनियम जो है, सपोज जब भी किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए ना, जब ये बिल्कुल फ्री होंगे तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, सपोज अगर हम बात करेंगे ना इट्स Al3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द चार्ज ऑन एल्यूमिनियम दैट्स +3, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना दैट इज़ +3। ठीक है, और इसी तरीके से सपोज अगर हम कभी नाइट्रोजन की बात करते हैं इट्स N3 नेगेटिव, यानी नाइट्रोजन पे क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट, सपोज इट इज़ -3। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होता है, मैक्सिमम इसकी हाईएस्ट वैल्यू किसके बराबर होती है, for a p block element it is equal to what, the summation of what, valence electron, यानी it is equal to what, the sum of the s and the p electrons। यानी आप याद रखेंगे maximum or the highest value of oxidation state for any p block element it is given by the ns plus np electrons, और it is given by the total number of valence electrons। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, अच्छा, क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे इट सेज दैट कि द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसके बाद आ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल, यानी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, सपोज अगर हम बात करेंगे बोरॉन की, उसके बाद आएगा हमारे पास कार्बन, उसके बाद आएगा सपोज नाइट्रोजन, उसके बाद सपोज अगर नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन एंड नियॉन। लेकिन अगर हम सपोज उसके बाद और एक पीरियड की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप चले जाएंगे, वहाँ पे बोरॉन में आएगा एल्यूमिनियम, राइट साइड में क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, उसके बाद आएगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। तो जो ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियड टेबल। यानी इन शॉर्ट आपने याद रखना है, सपोज अगर आपको मैं यहाँ पे एक टेबल दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ रहा है दैट इज़, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे बिल्कुल दिस इज़ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, दिस इज़ द
अच्छा, इट सेज दैट इट इज़ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ईच ग्रुप। इसके लिए होता है +3 +4 +5 +6 +7 +8। अब ये +3 कहाँ से आ गया? अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स NH2 NP1, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 3 है। यहाँ पे NH2 NP4 इट्स 4। यहाँ पे कितने? इट इज़ 3 + 2 दैट इज़ 5। यहाँ पे कितने? 4 + 2 दैट इज़ 6। यहाँ पे क्या है? 5 + 2 दैट इज़ 7। और यहाँ पे 6 + 2 दैट इज़ 8। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि द मैक्सिमम और द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट फॉर एनी पी ब्लॉक एलिमेंट इट इज़ गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी NS + NP इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ना ये पॉइंट। उसके बाद आ रहा है दूसरा पॉइंट, द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना फॉर ए गिवन एलिमेंट वो इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम चले जाएंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना नॉर्मली, एक तो है यहाँ पे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसके अलावा जो है ना जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट दिखाते हैं ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या क्या हैं? अगर हम ग्रुप 13 की बात करें इट्स +1, ग्रुप 14 की इट्स +2 -4, ग्रुप 15 इट्स +3 -3, ग्रुप 16 दैट इज़ +4 +2 -2, उसके बाद ग्रुप 17 इट्स +5 +3 +1 -1, ग्रुप 18 को छोड़ो। तो अगर आप देखोगे ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप चले जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर आप देखोगे ना नंबर इंक्रीज हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? अच्छा, अच्छा, in addition to this so-called group oxidation state, then अच्छा, in addition to this so-called group oxidation state, p block elements may show other oxidation state which normally but not necessarily differ from the total number of valence electron by the unit of 2। देखो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा इनमें बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पॉसिबल होती है, लेकिन वो नॉर्मली किसके बराबर, यानी उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दरमियान और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल स्टेट होता है ना उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है ना, याद रखना मेरी बात, दैट दे डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द यूनिट ऑफ 2, बट इट्स इज नॉट नेसेसरी, यानी हर वक्त वो बाय द यूनिट ऑफ 2 डिफर नहीं करते हैं। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज इस बॉक्स को अगर आप देखोगे अच्छे से, it says that in addition to group oxidation state, these are group oxidation states, in addition to group oxidation states p block elements क्या दिखाते हैं? other possible oxidation states। तो अगर हम बोरॉन फैमिली की बात करेंगे दे शो +1, यहाँ पे क्या, चलो इसी की बात करेंगे पहले, और वहाँ पे कह रहा है कि मतलब अदर ऑक्सीजन स्टेट दे डिफर बाय द यूनिट ऑफ 2, यानी अगर आप देखोगे ना 3 और 1 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? इट इज़ 2 का डिफरेंस। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इट सेज उसके बाद उसने बोला बट नॉट नेसेसरीली। सपोज अगर यहाँ पे भी देखोगे 4 और 2 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? 2, यहाँ पे भी वैलिड है। 5 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 के दरमियान 2, लेकिन जब हम 6 और 2 की बात करेंगे 6 और 4 के दरमियान 2 का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पे बोला ना बट नॉट नेसेसरी, यानी हर वक्त 2 का डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आप देखोगे 6 और 2 के दरमियान 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर आप 7 और 3 की बात करोगे ना यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 और 4, 8 और 2 के दरमियान। सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि 3 पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, द मैक्सिमम और द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट shown by any p block element, it is given by the total number of valence electrons or it is given by ns plus np electrons। दूसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने? हाँ, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरा पॉइंट, in addition to the group oxidation state they also show the other oxidation states which differ by the unit of 2 but not always। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, उसके बाद अच्छा, द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय p block elements आर शोन इन टेबल, ये हमने देखा। इन बोरान कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट्स एंड इन द ग्रुप। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहा है कि इट सेज दैट ये जो हमारे पास बोरान कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज है, ये 3 फैमिलीज जो है बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। देखो हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप जो होता है ना एलिमेंट्स का। सपोज अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूँ तो इसमें हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, एक होते हैं लाइटर और एक होते हैं हैवियर। लाइटर का मतलब जो पहले मेंबर्स होते हैं, पहले 1 2 3 मेंबर्स, उसके बाद जो हैवियर जो है ना, हैवियर का मतलब जो सबसे नीचे आएंगे हैवियर। लाइटर मतलब जो पहले मेंबर्स होंगे कुछ, और हैवियर मतलब जो सबसे नीचे होंगे। तो याद रखना मेरी बात, जनरल में आपको एक पॉइंट
मैं बोलूँगा जनरल में। दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने देखी, दो तरह की, एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट। सपोज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की बात करते हैं। सपोज ग्रुप 13 के लिए सपोज इट्स प्लस, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, सपोज it is +3 for group 13 or it is +1. It is the highest possible oxidation state for group 13 and +1 is the lowest possible oxidation state. अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज उसके बाद ग्रुप 14 इट्स +4 इट्स +2, ठीक है। तो यहाँ पे +4 इज़ द हाइस्ट पॉसिबल एंड +2 इज़ द लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक पॉइंट जनरल में याद रखना, फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, इस पॉइंट को आप वहाँ पे सेपरेटली नोट करो। फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, यानी लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो है द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल। किन के लिए? फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स के लिए ग्रुप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जिसको हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, राइट साइड आप देखोगे वहाँ पे बॉक्स में इसने लिखा है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज मोस्ट स्टेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लेकिन याद रखना मेरी बात, ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो सबसे नीचे मेंबर्स होते हैं ना, उनमें लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो और एक पॉइंट आप याद रखना मेरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ द, अच्छा सपोज अब मैंने आपको बोला कि सपोज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल किन के लिए रहता है? लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, यानी ऊपर वाले मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा? फॉर मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज इट इज स्टेबल, मतलब इट इज़ मतलब ये नॉर्मली लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो है ना ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब किस तरह से रह रहे हैं हमने वहाँ पे रीज़न में नहीं जाना है, हमने डायरेक्ट याद रखना है। और क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाएगा कि वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे। सपोज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट का ऑर्डर देना है स्टेबिलिटी का, तो वहाँ पे जो लाइटर मेंबर होगा, जो पहला मेंबर होगा, उसमें ज़्यादा वो स्टेबल होगा। और दूसरा पॉइंट जो है ना, द स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी जो हैवीएस्ट मेंबर होगा ना, हैवियर मेंबर, उसके लिए जो पॉसिबल और जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी द लोवेस्ट, ठीक है। तो दो पॉइंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ द हायर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट it decreases down the group and stability of the lower oxygen state it increases down the group। अब यहाँ पे मसला है कि ये जो मतलब ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनके लिए जो है, इनके लिए रीज़न एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इनके लिए जो है क्यों मतलब स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा यहाँ पे द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, और याद रखना मेरी बात, एंड द लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज स्टेबल फॉर व्हाट? हैवियर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। हाउएवर द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर, यानी इट सेज 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 यूनिट्स लेस देन, वो क्या आएगा? 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 13 के लिए वो +1 आएगा, इसके लिए आएगा +2, इसके लिए आएगा +3, इसके लिए +4, इसके लिए +5, ठीक है। ग्रुप 18 की बात नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो याद रखना द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ 2 यूनिट लेस देन व्हाट? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट बिकम्स मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स। यानी इन शॉर्ट अब याद रखेंगे मतलब ये जो लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनके लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, बट फॉर द हैवियर एलिमेंट्स इनके लिए क्या होता है? इनके लिए होता है लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन स्टेट दैट इज 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट दैट इज प्रोग्रेसिवली दैट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स इन शॉर्ट। अच्छा, the occurrence of the oxidation states 2 unit less than the group oxidation state are sometimes attributed to the inert pair effect। अब यहाँ पे inert pair effect क्या होता है? देखो असल में बात यह है कि ये जो NS2, सपोज मैं बात करूँगा, सपोज किन की? ग्रुप 13 की बात करूँगा, ग्रुप 14 की। NS2 NP1 किन की कन्फिगरेशन है? इट इज़ ग्रुप 13। NS2 NP2 किन की है? ग्रुप 14, सॉरी इट इज़ ग्रुप 13, इट इज़ ग्रुप 14। हाँ देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट्स अगर आप देखोगे ना नाम इनर्ट पेयर का मतलब जोड़ा, यानी दो। यहाँ पे पेयर से मुराद इलेक्ट्रॉन पेयर। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। याद रखना मेरी बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ओनली शोन बाय हैवियर एलिमेंट्स। पहला पॉइंट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय ओनली हैवियर एलिमेंट्स। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इनमें जो ये जो एस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एस इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग में नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी ये जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे बिहेव लाइक दैट इनर्ट पेयर, दे बिहेव लाइक दैट व्हाट, इनर्ट पेयर। बस इतना ही अपने याद रखना। बाकी इनर्ट पेयर डिटेल में क्या होता है, क्या जानना होता है इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना। बस याद रखो कि इट्स ओनली शोन बाय द हैवियर एलिमेंट्स। एंड याद रखना मेरी बात, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना इनर्ट, यानी इसमें जो एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो बिहेव करते हैं एज इनर्ट पेयर। दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, सपोज अब जो कि सपोज अगर हम बात करेंगे, अगर नॉर्मली तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे आता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इट विल बी ओनली +1। लेकिन जब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे ना, इट विल बी +4। लेकिन जब सिर्फ दो आउटर, यानी सिर्फ जब पी इलेक्ट्रॉन, इट विल बी +2। तो जब सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, उस टाइम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लोअर या 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे जो इफेक्ट इट्स कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट्स ओनली शोन बाय द हैवियर एलिमेंट्स। पॉइंट याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इट्स स्टेबल for what, lighter elements. And stability of the oxidation state या lower oxidation state या वो oxidation state that is 2 unit less than the higher oxidation state, it becomes more stable, यानी it becomes down the group, it becomes more stable for lighter element, ठीक है। तो stability of higher oxidation state it decreases down the group, while as stability of the lower oxidation state it increases down the group, ठीक है। ओके, उसके बाद आई होप कि यहाँ जो है ना आप मतलब हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आई होप दैट यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ तो नहीं थी। उसके बाद द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ द टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ द टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 unit less than the group oxidation state vary from group to group and will be discussed at appropriate places, ठीक है। appropriate places का मतलब ग्रुप 13 में ग्रुप 13 की बात करेंगे, ग्रुप 14 में ग्रुप 14 ऑक्सीडेशन क्या होता है, 15 में 15, 16 में 16, 17 में 17 की बात। उसके बाद it is interesting to note that the non-metals and the metalloids exist only in the p block elements। अगर हम बात करेंगे ना s block element, वहाँ पे सिर्फ metals थे, सिर्फ metals, कोई metalloid नहीं था, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, उनमें भी नॉर्मली मेटल्स आते हैं। लेकिन याद रखना मेरी बात, ये जो नॉन मेटल जो होते हैं और मेटलॉइड जो होते हैं ना, दे एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला होगा कि ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज आर टिपिकल मेटल्स, दीज आर व्हाट, दीज आर टिपिकल मेटल्स और दीज आर टिपिकल इन मेटेलिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। और ये जो हायर यानी फर्स्ट मेंबर जो होता है ना, दैट इज नॉर्मली नॉन मेटल, वो नॉर्मली क्या होता है, टिपिकल नॉन मेटल। लेकिन ये जो हैवियर मेंबर होता है ना, दैट इज मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मेटेलिक होता है, ठीक है। दैट्स वाई कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड योर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी ऑल टाइप्स का मतलब जिनमें मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटलॉइड्स भी होंगे। वो कौन सा ब्लॉक होगा आपके पीरियोडिक टेबल में जिसमें हर तरह के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, यानी नॉन मेटल्स भी, मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी। और उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद इनफैक्ट द हैवेस्ट, यहाँ पे इसने भी मेंशन किया है कि हैवेस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज द मोस्ट मेटालिक इन नेचर। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है, मोस्ट मेटालिक। दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दिस एलिमेंट्स। डाइवर्सिटी का मतलब इनके प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी मतलब वो डिफरेंसेस या वेरिएशंस आती है, ठीक है। तो फिलहाल आपने दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि एक तो याद रखना कि इन पी ब्लॉक देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। दूसरा ऑर्डर आपने याद रखना है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और तीसरा ऑर्डर ये यानी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। उसके बाद हाँ यहाँ पे इन जनरल नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दैन द मेटल्स। ये पॉइंट आपको अगर आप देखोगे, सपोज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चलो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। क्योंकि साइज डिक्रीजेस दीज विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में आपके पास मतलब पी ब्लॉक मतलब नॉन मेटल्स होंगे, बीच में और
लेफ्ट साइड में क्या होता है मेटल्स, तो नॉन मेटल्स हैव गॉट हायर आयनाइजेशन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इसके अपोजिट मेटल्स में क्या होगा, दे हैव गॉट लो आयनाइजेशन एनर्जीज, लो आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं आएगी, बट वहाँ पे आएगी दे हैव गॉट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या हम कह सकते हैं दे हैव गॉट दे आर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वी कैन से दैट कि दे हैव गॉट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। उसके बाद इन कंट्रास्ट टू मेटल्स विच रेडिली फॉर्म कैटाइंस। अच्छा, उसके बाद यानी मेटल्स रेडिली फॉर्म कैटाइंस, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, readily form cations, non-metals readily form anions. The compounds formed by the highly reactive non-metal with the highly reactive metals are generally ionic because of the large difference in their electronegativities. On the other hand, compounds formed between two non-metals themselves are largely covalent in character because of small differences in their electronegativities. याद रखना मेरी बात, ये जो आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए गिवन कंपाउंड, यानी कौन सा कंपाउंड कितना ज़्यादा कोवेलेंट है और कितना ज़्यादा आयनिक है, ये डिफरेंट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स। यानी अगर हमारे पास दो एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट में, सपोज ए बी, अगर ए और बी के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा किस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में, ठीक है। यानी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ए और बी में। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को मतलब सबट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंस आएगा अगर वो बहुत ज़्यादा होगा ना, याद रखना मेरी बात, आयनिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और याद रखना मेरी बात, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, कंपाउंड इज़ व्हाट, कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इट सेज दैट कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे आर जनरली आयनिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ऑब्वियसली बात है, ये जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल दैट इज़ फ्लोरीन, ठीक है। एंड हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज़, अगर हम एस ब्लॉक की बात करेंगे दैट इज़ सीजियम के बाद क्या आ रहा है, चलो सीजियम ही होगा, ठीक है। बिकॉज अल्कली मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज, बट फॉर हेलोजेंस इट फॉर अल्कली मेटल्स इट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बट फॉर हेलोजेंस इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियसली ये जो मेटल्स का होगा ना, मेटल्स का केस वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और नॉन मेटल दैट विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सपोज नॉन मेटल्स वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, और वहाँ पे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। और याद रखना मेरी बात, ये जो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड होता है, सपोज़ अब मान लीजिए HCl है या कोई और कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो नॉर्मली क्या है, मतलब द बॉन्ड बिटवीन द नॉन मेटल्स आर दे आर लार्जली कोवेलेंट इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस, बिकॉज नॉन मेटल्स के दरमियान नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा उनका कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, द चेंज ऑफ द नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स दे फॉर्म। ऑक्साइड से भी हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल हमारे पास मतलब मेटालिक ज़्यादा है और कौन सा मेटल ज़्यादा नॉन मेटालिक है। देखो याद रखना मेरी बात, इन जनरल में ये जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास या तो वो न्यूट्रल होंगे या वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। याद रखना मेरी बात, द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, वायर एज मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। जो है ना नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हम आगे देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन इज़ द नॉन मेटल, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड, वायर एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपने एक ट्रेंड याद रखनी है, क्योंकि हमने डाउन द ग्रुप बोला कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे याद रखना मेरी बात, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिकॉज मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, सो द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। और याद रखना मेरी बात, एसिडिक कैरेक्टर को क्या क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो नॉन मेटल या नॉर्मली एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में एसिडिक नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, मेटेलिक बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, वाइल एज एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। हो गया ना यहाँ तक क्लियर? ओके, उसके बाद द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ये तो मैंने आपको एस ब्लॉक में भी बोला कि वहाँ पे वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या मसला आ रहा है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर एस्पेक्ट्स यानी टू मेजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द साइज,
फर्स्ट इज़ द साइज एंड द सेकंड इज़ व्हाट, सेकंड जो है ना दैट विल बी व्हाट, सेकंडली कहाँ पे है, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच अपीयर्स ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इट इज़ द इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स। तो याद रखना मेरी बात, इट इज़ द फर्स्ट मेजर एस्पेक्ट जिनमें डिफरेंस आ रही है फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर, और जो अदर मेंबर्स होंगे दैट इज़ द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड ऑन साइज, यानी साइज पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड होंगी, और यानी इन शॉर्ट आप याद रखो साइज में वेरिएशन आ रही है यानी साइज में जो है ना फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक इट डिफर्स फ्रॉम द अदर मतलब रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन वन मेजर एस्पेक्ट इज़ द साइज एंड द सेकंड मेजर एस्पेक्ट क्या है, the second important difference which appears only to the p block elements arises from the effect of d orbitals in the valence shell of heavier elements starting from the third period onwards and their lack in the second period elements। ठीक है, ये मैं आपको अभी बोलूँगा ये d block elements ऑर्बिटल का इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि thus the lightest p block element shows the same kind of differences as the lightest s block elements। एग्जाम्पल क्या है, elements like lithium and beryllium, lithium and beryllium are the first members of s block elements and also they are the lighter elements because इनका molecular atomic mass इनका कम आ रहा है, these are lighter। तो याद रखना मेरी बात, it says that कि ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो lightest p block element जो है ना it shows same kind of differences यानी जिस तरह से वो anomalous behavior दिखाते हैं ना, वो different properties होती हैं as compared to other members, इसी तरीके से जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही दिखाते हैं। ठीक है, सो द लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट शोज द सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस एज दैट ऑफ द लाइटेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद क्या आ रहा है, डी ऑर्बिटल्स की बात आ रही है। देखो अगर हम यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज यहाँ पे दिस सपोज यहाँ से पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3, तो ऑब्वियसली याद रखना मेरी बात, यानी ये पीरियड 3 का मतलब क्या होता है, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। याद रखना मेरी बात, ये जो हमारा पहला पीरियड जो होगा इसमें सिर्फ एस सबशेल इन्वॉल्व होगी यानी एस ऑर्बिटल्स। याद रखना जब N2 होता है ना इसमें एस भी होगा, बिकॉज चलो एस भी होगा और पी भी होगा, बिकॉज याद रखना मेरी बात, ये जो पी सबशेल जो होता है ना इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। उसके बाद जब 3 होगा ना इसमें एस भी होगी, पी भी होगी और डी भी होगी, बिकॉज डी सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। आपने हमेशा देखा होगा 3D, आपने कभी नहीं 2D कभी नहीं आपने देखा होगा 2D आपने कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। और इसी तरीके से सपोज एस सबशेल जो है ना उसमें सिर्फ यानी जब 1 होता है ना इसमें सिर्फ एस सबशेल एस ऑर्बिटल होता है, आपने कभी 1p नहीं देखा होगा, आपने हमेशा क्या देखा होगा 2p और 3p। ठीक है, यानी 2p यानी 2 और 2 के ऑनवर्ड्स जो है ना p स्टार्ट होता है, लेकिन आपने कभी 1p नहीं देखा होगा। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, जब आपका 1 होगा ना सिर्फ एस सबशेल होगी, जब 2 होगा एस भी होगी और p यानी सपोज 2s 2p, जब 3 होगा तो वहाँ पे 3s होगा 3p होगा और 3d होगा। तो इट सेज दैट कि ये जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दीज आर पीरियड 3 एलिमेंट्स, पीरियड 1 जो है और पीरियड 3 के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, पीरियड नंबर 1 में जो है वहाँ पे डी सबशेल या डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। और याद रखना मेरी बात, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम थर्ड पीरियड से। और यही कह रहा है ना यहाँ पे, यही कह रहा है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द arises effect of d orbitals in the valence shell of the heavier elements starting from the third period। थर्ड पीरियड जो है ना जो मैंने अभी को बोला, थर्ड पीरियड से जो है d orbitals यानी d सबशेल स्टार्ट हो रही है एंड देयर लैक इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, यानी सेकंड पीरियड जो है ना इनमें d सबशेल्स यानी सेकंड में सिर्फ 2s और 2p होते हैं, p s और p, वहाँ पे d क्या होती है, एब्सेंट बिल्कुल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि हेवियर एलिमेंट्स यानी ग्रुप थर्ड मतलब यानी पीरियड नंबर थर्ड और उसके आगे आगे जो है ना d सबशेल स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे d सबशेल लेकिन यहाँ पे एम्प्टी होती है, ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ना इनमें डी सबशेल एम्प्टी होती है। ठीक है, प्रेजेंट में लेकिन एम्प्टी होते हैं, फिलर नहीं होती है। और पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा कि डी सबशेल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन शॉर्ट पीरियड थर्ड से, और इसी वजह से जो है ना यानी प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ डी सबशेल इन पीरियड 2 एंड पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही है। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे, हाइड्रोलिसिस एंड ऑल दैट, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन एक्सटेंड कर रहा है। अच्छा, देयर लैक इन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द, अच्छा उसके बाद ये क्या कह रहा है, द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द पी, अच्छा द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द p groups starting from boron are restricted to a maximum covalence of 4 using 2s and 3 2p orbitals. In contrast the third period elements of p groups with electronic configuration 3s2 3pn have the vacant 3d। ये मैंने आपको बोला कि ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ना वहाँ से d सबशेल यानी d ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं, d सबशेल स्टार्ट होते हैं और वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं और एम्प्टी होते हैं।
lying between the 3p and 4s levels of energy. Using these d orbitals, the third period elements can expand their covalence above 4. For example, while boron forms only Bf4 negative, aluminum gives Alf6 3 negative. ये इसका मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम कोवेलेंस का मतलब क्या होता है? याद रखना मेरी बात, जब भी एडिशनल यानी जब भी एक्स्ट्रा कोई ऑर्बिटल होता है ना, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में, थर्ड पीरियड इनके पास डी ऑर्बिटल लेकिन वैकेंट है, याद रखेंगे यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये अपनी वेलेंसी को एक्सटेंड करते हैं। वेलेंसी एक्सटेंड का मतलब ये है कि ये मतलब नॉर्मल से जितने ये बॉन्ड्स बनाते थे ना उससे ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा ना सपोज एलुमिनियम क्लोराइड नॉर्मली AlCl3 तो नॉर्मली अगर आप देखोगे एलुमिनियम यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वैकेंट डी ऑर्बिटल इन एलुमिनियम, यानी एलुमिनियम में तो है बिकॉज इट इज़ व्हाट, एलुमिनियम है कि नहीं इसके आगे, हाँ बोरॉन, हाँ एलुमिनियम है ना थर्ड पीरियड, इट इज़ 3s2 3p1, हाँ इट इज़ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ये अपनी वेलेंसी को या कोवेलेंसी भी कह सकते हैं उसको एक्सटेंड कर रहा है। और याद रखना मेरी बात, इट शोज द मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 6 दिखा रहा है, ठीक है 6। लेकिन याद रखना मेरी बात, ये जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है, सॉरी पीरियड सेकंड, पीरियड में बात कर रहा हूँ पीरियड, ये जो पीरियड थर्ड एलिमेंट जो है ना इसमें आ रहा है क्या, पीरियड थर्ड, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा, एल्यूमिनियम किस में आ रहा है थर्ड पीरियड में। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और याद रखें मेरी बात, ये नॉर्मल से ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं, इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे Alf6 यानी यहाँ पे इसने 6 बॉन्ड्स बनाए, Alf6 6 बॉन्ड्स, इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, इसका आंसर ही आएगा। लेकिन बोरॉन अगर आप देखोगे इट इज़ मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 4, ठीक है दैट इज़ 4। Bf4 में अगर आप देखोगे बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम बनाए, इट इज़ मतलब ओनली कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इट इज़ व्हाट 3s2 सॉरी 2s2 2p1, ठीक है। तो नॉर्मली जो दिस वेर एस ऑर्बिटल, दीज आर पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नॉर्मली इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना देर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स, दैट्स वाई कि ये जो पीरियड 2 एलिमेंट्स जो है ना दे शो द मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ऑर्बिटल नहीं बल्कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी है 3d, और उसी वजह से जो है ना ये अपना मतलब ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड करते हैं। तो पॉइंट आपने याद क्या रखना है, या क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि डी सबशेल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम थर्ड पीरियड, और एब्सेंट किन में होती है सेकंड पीरियड में। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ग्रुप यानी पीरियड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो है इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी किसके बराबर होती है, इट इज़ 4। अब रीज़न क्या है कि उसका रीज़न है कि दे डोंट हैव द वेकेंट ऑर्बिटल्स। तीसरा क्वेश्चन, ये जो पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ना ये क्यों अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इन शॉर्ट ये रीज़न आपने याद रखने, बाकी कुछ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि Bf4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है और Alf6 3 नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा सपोज कि Bf4 कभी पूछा जाएगा कि Bf6 3 नेगेटिव यानी इट इज़ Alf6 3 नेगेटिव। क्वेश्चन आएगा कि सपोज Al, चलो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, Alf6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है बट Bf6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो याद रखना मेरी बात, Bf6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है कि बिकॉज इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। जब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो वहाँ पे जो है जो नॉर्मली मतलब ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स वहाँ पे जो है वेकेंट होने चाहिए फॉर मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इट मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन एलुमिनियम जो है ना Alf6 क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट हैज़ गॉट वेकेंट डी ऑर्बिटल्स और ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। और Bf6 जो है ना इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बोरॉन कैनॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, ठीक है। ये इसका रीज़न आएगा कि Bf6 3 नेगेटिव इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, इस इन शॉर्ट इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये 2 पॉइंट्स या ये 2 डिफरेंसेस याद रखने, एक तो साइज़ और दूसरा जो है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स इन्फ्लुएंसेस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, बिकॉज हैवियर एलिमेंट्स में ही क्या होता है कि उनमें डी ऑर्बिटल्स एक तो प्रेजेंट होता है और बहुत सारों में फिल्ड होता है इन अ नंबर ऑफ अदर वेज। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द साइज and availability of d orbital considerably influences the ability of these elements to form pi bonds
टू फॉर्म व्हाट पाई बॉन्ड्स। तो याद रखना मेरे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट, यानी ये पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द साइज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, इट कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। अब हम देखेंगे द फर्स्ट मेंबर ऑफ द group differs from the higher members in its ability to form पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड कब वजूद में आता है, पाई बॉन्ड तब वजूद में आता है जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मैंने आपको हर बार बोला है, हर बार बोला है कि जब भी डबल बॉन्ड यानी जब भी दो बॉन्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड पाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इट सेज दैट कि फर्स्ट मेंबर जो है ना इट शोज पी पाई मल्टीपल, यानी इट शोज पी पाई बॉन्ड, यानी ये पी पाई बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। किसके साथ? तो इट सेल्फ। सपोज अगर हम सपोज बॉन्ड यानी कार्बन की सपोज बात करते हैं, ठीक है, कार्बन की, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे पी, इसका पी पाई बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे ये पी पाई का मतलब क्या है, असल में जो है असल में पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये पी पाई का मतलब क्या, असल में पी पाई और पी पाई का मतलब यह है कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है किस में, पाई बॉन्डिंग में, और यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है पाई बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इट इज़ दैट्स इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग। हाँ अच्छा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, यानी फर्स्ट मेंबर तो एक तो खुद के साथ बॉन्ड्स बना रहा है पाई बॉन्ड्स, पी पाई बॉन्ड्स, और दूसरी बात जो है ना इट आल्सो फॉर्म्स द पी पाई बॉन्ड्स विथ अदर, मतलब अदर एलिमेंट्स ऑफ द, यानी अदर एलिमेंट्स जिनका साइज छोटा होगा, ठीक है। सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन भी पी पाई एंड द अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स, एग्जांपल सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा पाई बॉन्ड, इट इज़ ऑल्सो पी पाई बिकॉज यहाँ पे कार्बन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये जो लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें जो पाई बॉन्डिंग की टाइप यानी पाई बॉन्डिंग जो होती है ना दैट इज़ पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। यानी पी पाई बॉन्डिंग जो है ना दैट इज कॉमन इन द लाइटर एलिमेंट्स, दैट इज कॉमन इन लाइटर एलिमेंट्स। उसके बाद दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी दिस टाइप का मतलब ये जो पी पाई यानी नॉर्मली पाई बॉन्डिंग, या हम कह सकते हैं कि पी पाई बॉन्डिंग जो होती है ना इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर वट, फॉर हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज स्ट्रॉन्ग ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल साइज। द हैवियर एलिमेंट्स डू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, देखो वो भी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना, लेकिन उनमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ना वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, डी पाई और कभी पी पाई पे डी पाई पी पाई, ठीक है, याद रखना। सपोज अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ NO3 नेगेटिव एंड फॉस्फेट, तो यहाँ पे नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो है ना कभी कहाँ कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है, सपोज इट्स इज दैट कि 3 कोऑर्डिनेशन विथ 5 बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना नाइट्रेट में यहाँ पे भी पाई बॉन्डिंग होगी और फॉस्फेट में भी पाई बॉन्डिंग होगी, लेकिन याद रखना यहाँ पे सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग होगी, पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या होगी डी पाई पी पाई, यहाँ पे डी ऑर्बिटल फॉस्फोरस का होगा और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का होगा। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनमें जो है पहली बात पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो पाई बॉन्डिंग मतलब पाई बॉन्ड्स भी बनाते हैं, लेकिन उनमें जो है ना नॉर्मली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्डिंग में। अच्छा, एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन द पी ऑर्बिटल्स दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स देन डज पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो याद रखना मेरी बात, ये पी पाई बॉन्डिंग अब क्यों स्ट्रॉन्ग होती है इन द लाइटर एलिमेंट्स, हायर एलिमेंट्स से क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज हायर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और चूंकि डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जब एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो इन शॉर्ट आपने क्वेश्चन याद रखना है कि द पी पाई जो बॉन्डिंग पी पाई बॉन्डिंग इट कंट्रीब्यूट्स मोर, पी पाई बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट्स मोर टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डी पाई बॉन्डिंग जो है इट कंट्रीब्यूट्स लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब क्यों डी ऑर्बिटल्स की साइज, डी ऑर्बिटल जो है ना दे हैव गॉट हायर एनर्जी एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल्स। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, उसके बाद क्या है, however the coordination number in species of the higher elements may be higher than the coordination number in species of higher elements may be higher than those than for the first element
इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, यहाँ पे फॉस्फेट है। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है और यहाँ पे भी +5। सो इट्स इज दैट कि इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर रहा है। असल में कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारे पास 12th में एक अलग सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कोऑर्डिनेशन जो है ना, इट इज़ द असल में क्या है वहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं ना, वो नॉर्मली होता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड, या नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो सेंट्रल एटम को सराउंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ NO3, तो यहाँ पे नाइट्रेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, मतलब आप याद रखो यहाँ पे तीन तीन ऑक्सीजन नंबर इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और यहाँ पे चार चार ऑक्सीजन एटम्स, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इन शॉर्ट इंशाल्लाह इसको हम जो है ना वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखो इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो हैवर एलिमेंट जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हायर दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइटर या फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो नाइट्रेट में ऑक्सीजन स्टेट +5, फॉस्फेट में your oxygen state is also +5, बट नाइट्रेट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 3 एंड फॉस्फेट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। अब यहाँ तक जो है ना, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं कि लाइक पी बॉन्डिंग क्या है, वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का इन्फ्लुएंस क्या है, कोवेलेंस कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, एसिडिक कैरेक्टर यानी ऑक्सीडाइज का ऑर्डर देखना है, बेसिक ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना, सपोज वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द हायर एंड लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है ना, असल में जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। असल में जो है ना हमारा जो मेन मतलब टॉपिक जो है ना, दैट इज़ द मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सो हियर वी गो विद द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इट इज़ द बोरॉन फैमिली। ओके, तो पहले मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैंने मतलब जो कि हमने पढ़ा ना अभी तक इंट्रोडक्शन में। तो 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे लाइक दिस हाउ, यानी मैंने आपको बोला था कि वाई BF63 नेगेटिव मतलब क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इट इज़ ओनली ड्यू टू मतलब कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। और AlF6 एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट हैज़ गॉट वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो क्वेश्चन क्या आया था, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन, अगर आप देखोगे नीट 2018 में आया था, नीट 2018 में। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसको, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3 नेगेटिव आयन, MF6 3 नेगेटिव आयन। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना, इट्स गैलियम, एलुमिनियम, इंडियम एंड बोरान। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सीधे बोरान आएगा, ठीक है। बिकॉज बोरान के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और उस वजह से जो है ना, ये अपनी कोवेलेंसी को बियॉन्ड 4 एक्सटेंड नहीं करता है। और ये जो 3 कंपाउंड जो है ना, अभी हमने एल्युमिनियम देखा कि AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है और BF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ बोरान। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी एक चीज़ शेयर की थी रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं, ना, इनके लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। और याद रखना मेरी बात, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं, पहले मैंने आपको क्या बोला, लाइटर एलिमेंट्स के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल, बट फॉर हैवियर एलिमेंट्स लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट और द ऑक्सीजन स्टेट विच इज़ 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट दैट इज मोर स्टेबल। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीजन स्टेट विच इज 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट दैट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज वाइल एज स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है किसमें, AIPMT यानी 2016 में, द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। क्योंकि आपको पता होगा कि ये दिखाते हैं +1 इज द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट, अब +3 इज द ग्रुप, यानी दे हैव गॉट कॉन्फिगरेशन ऑफ व्हाट, NH2 NP1, यानी 2 + 1 is 3। मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट और द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी NS + NP इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 3। सो वी कैन से दैट द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और
or +1 is the oxygen state lowest possible, or I can say +1 is that oxygen state which is 2 unit less than, because difference +1 और +3 में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. तो +1 is the lower oxygen state, +3 is the higher. तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, इट डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगा, जो लास्ट में आएगा, जो सबसे ज़्यादा हैवी होगा, दैट इज थैलियम. ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ एलुमिनियम इज लेस देन गैलियम इज लेस देन इंडियम दैट इज लेस देन थैलियम. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 और लाइटर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप. और एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि सपोज इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बोला था कि ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नॉर्मली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो उसमें जो है नॉर्मली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दिस पेयर बिहेव्स लाइक व्हाट, इनर्ट पेयर. और इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं, इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इट इज़ मेनली शोन बाय द हैवियर एलिमेंट्स. सो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ सपोज एलुमिनियम जो है एलुमिनियम, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट्स बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ठीक है, Tl. तो नॉर्मली मैं एलुमिनियम की सपोज एलुमिनियम इज द लाइटर मेंबर्स के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल, यानी एलुमिनियम नॉर्मली +3 में एग्जिस्ट करेगा, +3 बिकॉज +3 इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट एंड दिस इज मोर स्टेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स. अगर मैं थैलियम की बात करूँगा, एक तो ये +3 भी दिखाएगा, लेकिन +3 के अलावा ये जो है ना Tl +1 भी दिखाएगा. +1 इज द वन, इट इज़ द दैट ऑक्स विच इज़ 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट. इट शोज बोथ +3 एंड +1. लेकिन याद रखना मेरी बात, थैलियम के लिए जो है ना ज़्यादा स्टेबल आता है, कौन सा वाला, लोअर, बिकॉज थैलियम इज़ द हैवियर मेंबर, और हैवियर मेंबर्स के लिए जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट्स होते हैं ना दे आर मोर स्टेबल. अब यहाँ पे असल में इसका रीज़न क्यों, ये +1 क्यों दिखा रहा है, इसका रीज़न जो है ना दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट. की वजह से जो है ना ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट शोज ओनली Tl+1. Tl+3 भी दिखाता है लेकिन दैट इज़ नॉट स्टेबल. Tl+3 भी इज़ नॉट स्टेबल फॉर थैलियम, बट Tl+1 इज़ मोर स्टेबल फॉर थैलियम, बिकॉज इनके लिए जो है ना लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप. अब क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इज लाइक दिस. कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने आंसर कर किया है ना, ये किस में पूछा गया, जेईई मेंस 2019 में, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जेईई मेंस 2019 यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. इट सेज दैट aluminum is usually found in +3 oxygen state. In contrast, थैलियम एग्जिस्ट्स इन +1 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट. दिस इज ड्यू टू, तो यहाँ पे 4 रीज़न इसने दिए हैं, तो आप खुद देखो कि इसका रीज़न कौन सा आ सकता है. इट्स डायगोनल रिलेशनशिप, लैटिस इफेक्ट, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट क्या आएगा, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. अब ये डायरेक्टली नहीं दिया है ना इसने इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसने बोला वहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट से. ठीक है, तो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली भी जो है ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, बोरॉन फैमिली की. बोरॉन फैमिली, ओके. दिस ग्रुप element shows a wide variation in properties. Boron is a typical non-metal. Aluminum is the metal but shows many chemical similarities to boron and gallium. Indium and thallium are almost exclusively metallic in character. ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल. बोरॉन क्या है, टिपिकल नॉन मेटल है, और बाकी जितने भी हैं ना वो भी आल्सो क्या है, वो भी नॉन मेटल्स हैं, वो क्या है, वो मेटल्स है. ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है ना टिपिकल कौन सा, एक्सट्रीमली कौन सा, दैट इज हैवियर एलिमेंट्स, इट्स इंडियम एंड थैलियम. याद रखना मेरी बात, इट्स इज दैट कि एलुमिनियम जो है ना इट शोज मेनी सिमिलैरिटीज टू वट, बोरॉन एंड गैलियम. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एबंडेंस की. बोरॉन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली exists occurs as orthoboric acid, यानी H3BO4 जो है इट इट्स कॉल्ड बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड. बोरक्स की फॉर्मूला क्या है, इट इज़ Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर, एंड कर्नाइट इट इज़ Na2B4O7 4 टाइम्स वाटर. ठीक है, तो बोरॉन रेयरली इन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है. उसके बाद द अबंडेंस ऑफ बोरॉन इन द अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.001% by mass, यानी इट्स 10⁻⁴%. इट इज़ लेस देन वट, 10⁻⁴% by mass. उसके बाद बोरॉन हैज़ गॉट 2 आइसोटोप्स, बोरॉन 10 B10 एंड B11, लेकिन याद रखने में ज़्यादा अबंडेंट कौन है, इट इज़ B11.
इट इज़ 81%, ठीक है 81%, इट्स ओनली 19%। उसके बाद ये जो कंपाउंड्स है ना यहाँ पे, इनको अपने इनकी फॉर्मूलाज आपने याद रखनी है। ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्मूला क्या है, बोरॉक्स की फॉर्मूला क्या है, और कर्नाइट की, बिकॉज वहाँ पे मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है कभी कभी। सपोज लेफ्ट साइड में फॉर्मूला और लेफ्ट साइड में कंपाउंड का नाम, तो वहाँ पे मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद aluminum is the most abundant metal in the and third most abundant element in the earth's crust, 8.3% by mass after oxygen and then after silicon। देखो, एक होता है मेटल, मोस्ट abundant metal in the earth's crust, दूसरा होता है मोस्ट abundant element। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, लेकिन ये इट सेज दैट कि इट इज़ द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ's crust, दैट इज़ एलुमिनियम। लेकिन इट इज़ द थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट, थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ's crust, इट इज़ 8.3% बाई मास। लेकिन जो पहला जो है ना, द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ's crust, दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीजन, यानी नंबर 1 पे आएगा ऑक्सीजन, दैट इज़ 45.5%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, दैट इज़ 27.7%। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दैट इज़ एलुमिनियम, यानी इट इज़ एमंग एलिमेंट्स में ऑर्डर है, लेकिन मेटल्स में जो है ना, मेटल्स में द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ's crust, दैट्स एलुमिनियम। और यहाँ पे आपने बिल्कुल इन तीनों को याद रखना है। पहला है ऑक्सीजन विथ परसेंटेज, उसके बाद सिलिकॉन विथ परसेंटेज, उसके बाद एलुमिनियम विथ परसेंटेज, क्योंकि मैचिंग टाइप क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है, ठीक है, मैचिंग टाइप। बॉक्साइट, इट इज़ Al2O3 2 टाइम्स वाटर एंड क्रायोलाइट, क्रायोलाइट की फॉर्मूला क्या है, इट इज़ Na3Al(F6) आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एलुमिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एलुमिनियम। इन इंडिया इट इज़ फाउंड एज मिका, ओके। उसके बाद क्या है, गैलियम इंडियम एंड थैलियम और लेस अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर, लेस अबंडेंट। लेकिन याद रखें यहाँ पे ये जो अबंडेंस वगैरह, मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। और इनके फॉर्मूला और इनके जो आइसोटोप्स, ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है। उसके बाद हम बात करेंगे किन की, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट इज़ NS2 NP1, यहाँ से आएगा नोबल गैस NS2 NP1, यानी दे हैव गॉट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इज NS2 NP1। क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मैंने आपको बोला कि इनमें इनर कोर जो है ना वो वैरी कर रहा है, इट शोज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैव द नोबल गैस कोर, यानी दे हैव गॉट NS2 NP1। गैलियम एंड इंडियम हैव द नोबल गैस कोर प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स, यानी गैलियम और इंडियम जो है ना, दे हैव गॉट नोबल गैस कोर प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें D10 कॉन्फिगरेशन, D10 यानी इनमें 10d इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहाँ पे लिखा है 10d इलेक्ट्रॉन्स। बट थैलियम हैव गॉट द इनर गैस कोर प्लस 10d इलेक्ट्रॉन प्लस 14f इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें f सर भी कम्प्लीटली फिल, f सब चलिए 14f इलेक्ट्रॉन्स, 14f electrons and 10d electrons, ठीक है, किसमें, थैलियम में। Thus the electronic structures of these elements are more complex than for the first two groups of the elements, यानी in comparison to the s block elements, in comparison to alkali and alkaline earth metals, इनका जो electronic structure जो है ना, electronic configuration, that is more complex. This differences in the electronic structures affect the other properties and consequently the chemistry of all the elements। ये हमने पहले भी स्टेटमेंट में बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना अफेक्ट हो रही ड्यू टू द डिफरेंस इन द इनर गैस, इनर इलेक्ट्रॉनिक, इनर कोर, ठीक है। उसके बाद तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं किनकी, इनमें प्रॉपर्टीज़ में, वेदर फिजिकल और केमिकल। एटॉमिक रेडियम में जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है और इस पे जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली क्या होता है, डाउन द ग्रुप योर साइज, चाहे वो आयोनिक साइज हो या एटॉमिक साइज हो, नॉर्मली योर साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन आ रही है, एक डिविएशन आ रही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज़ लेस देन दैट ऑफ एलुमिनियम, यानी असल में क्या होना चाहिए, और ये नीट 2018 में शायद पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नीट लिखा है। या एक्सपेक्टेड, जब भी मुझे लगता था ना कि कोई पॉइंट एक्सपेक्टेड होता तो मैं वहाँ पे भी क्या लिखता था, नीट। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, एक तो आपने ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एलुमिनियम। तो ऑर्डर क्या आएगा, बोरॉन विल बी लेस देन गैलियम, विल बी लेस देन एलुमिनियम। ऐसा नहीं है कि बोरॉन विल बी लेस देन एलुमिनियम, विल बी लेस देन गैलियम, नो, इट इज़ बोरॉन इज व्हाट, लेस देन गैलियम, गैलियम इज लेस देन एलुमिनियम, या बोरॉन इज लेस देन एलुमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, ठीक है। उसके बाद दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वेरिएशन इन द इनर कोर ऑफ, तो मैंने आपको यहीं पे बोला कि इनर कोर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप देखो इफेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक साइज। द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफर द ओनली पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द
outer electrons from the increased nuclear charge in the gallium. Consequently, atomic radius of वैल्यू भी याद रख सकते हो, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की गैलियम में है 135 और एल्यूमिनियम की 143। तो इसमें आपने डायरेक्टली देखो, डेप्थ में नहीं जाना कि स्क्रीन इफेक्ट की वजह से क्या होता है। असल में क्या होता है, एक होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, दैट ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज द साइज, मतलब उसका काम होता है साइज़ को इंक्रीज़ करना। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का काम होता है साइज़ को डिक्रीज़ करना, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है, जितनी ज़्यादा शील्डिंग होती है। अब ये शील्डिंग स्क्रीनिंग क्या होता है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कुछ बोला इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा बिकॉज टाइम उसमें फजूल में जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, जब भी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे ज़्यादा साइज़ आएगा ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गैलियम में जो है, यहाँ पे पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज जब पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज द साइज। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पोअर होता है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है ना ज़्यादा डोमिनेट करता है, किसमें, गैलियम में। यहाँ आप याद रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वाई गैलियम हैज़ गॉट लेस मतलब एटॉमिक साइज एज कम्पेयर टू एलुमिनियम, इसका साइज़ क्यों आ रहा है कम एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो रीज़न याद रखना, ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ गैलियम, पोर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम में तो डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, डी सब चलता है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन गैलियम में आपने याद रखना कि इट इज़ ड्यू टू द इम्प्रॉपर और पोर शील्डिंग ऑफ पोर शील्डिंग और इम्प्रॉपर और पोर स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद जो है इट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। The ionization enthalpy values as expected from the general trends do not increase smoothly. Normally क्या होता है, ionization enthalpy decreases down the group due to increase in the size। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना irregular order आ रहा है, irregular order, वो order आपने याद रखना होगा, ठीक है। From the box, from the वहाँ पे table, the decrease from the boron aluminum is associated with increase in the size। यानी जब boron से aluminum जाता है ना, it decreases due to increase in the size। The observed discontinuity in the ionization enthalpy values between the aluminum and the gallium and between indium and the thallium are due to the inability of the d and f electrons which have the low screening effect to compensate द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ड्यू टू द डी मतलब ड्यू टू डी मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या लो स्क्रीनिंग या लो शील्डिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो ये रीज़न आपने याद रखना है। और इसकी ट्रेंड जो है, इसकी ट्रेंड मैं आपको अभी बोलूँगा इसकी ट्रेंड क्या आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा ये टिपिकल कोई चीज़ नहीं है कि ये इनेबिलिटी क्या है, ये क्या मसला क्या यहाँ पे क्या होता है। तो डायरेक्टली आप याद रखो कि इनमें जो डिसकंटिन्यू होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव गॉट व्हाट, बिकॉज ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट की ना होता है एस और पी का, ठीक है। डी एंड एफ हैव गॉट लो स्क्रीनिंग इफेक्ट टू कंपेंसेट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड इज, ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बोला कि ये जो डेल्टा मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड, और नॉर्मली ऑर्डर क्या होता है कि आई थर्ड इज ग्रेटर देन आई सेकंड इज ग्रेटर देन आई फर्स्ट। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज वेरी हाई। यानी सम ऑफ द फर्स्ट थ्री, जब हम तीनों को सम कर लेंगे ना, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई। इफेक्ट ऑफ दिस विल अपेरेंट, तो ऑर्डर इनका क्या आएगा, ऑर्डर आपने याद रखना है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है ना आप खुद भी देख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो वैल्यूज़ से जो है ना आपको पता चलेगा व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ऑर्डर वैल्यूज से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा बोरॉन की। बोरॉन के बाद जो है ना इट इज़, बोरॉन के बाद क्या आएगा, इट इज़ 589। बोरॉन के बाद आएगा थैलियम, इसके बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा इंडियम। तो फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज़ ड्यू टू डिसकंटिन्यूड और ड्यू टू इरेगुलर ऑर्डर। तो इससे जो है ना अपने ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। बोरॉन पहले आएगा, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर्मली क्या होती है, इट डिक्रीजेज, लेकिन इसमें यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेज, ठीक है। पहले डिक्रीज होते हैं, उसके बाद इंक्रीज होती है, एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली, शायद हाँ, एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। इसको भी आपने रीज़न याद रखना है। तो जहाँ पे कोई इरेगुलरिटी आ रही है ना, इरेगुलरिटी, वहाँ पे आपने रीजंस के साथ याद रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आपने याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द मतलब इनेबिलिटी ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंपेंसेट द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। और साइज में क्या याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू द पोअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। रीज़न ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि क्यों ऐसा हो रहा है, स्क्रीनिंग क्या होता है, बस एनसीईआरटी ने जो रीज़न है ना डायरेक्टली उसको याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी आपने याद रखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दैट इज बोरॉन इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन थैलियम,
थैलियम इज़ ग्रेटर देन इंडियम इज़ ग्रेटर देन गैलियम इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इरेगुलरिटीज़ किस में आ रही है, एटॉमिक रेडियस में भी आ रही है, आयनाइजेशन में भी आ रही है, और फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इंशाल्लाह जो है ना उनको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और उसी के साथ जो है ना हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन भी देख लेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ रखूँगा, आपके सामने रखूँगा, जो कि इसके बारे में जो ना पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, अगर आप देखोगे नीट 2018 का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन इंडियम, नहीं ये नहीं आएगा। बोरॉन इज लेस देन गैलियम, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला डी पार्ट। बोरॉन इज लेस देन गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, नहीं ये वाला भी नहीं आएगा। बोरॉन इंडियम थैलियम, थैलियम एंड में आएगा, ये वाला आएगा सी पार्ट। बोरॉन इज लेस देन गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम, सी पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वेश्चन हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।